समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हमारा विषय है वायु प्रदूषण, प्रभाव और शमन पर परिचर्चा। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और सफदरजंग अस्पताल में श्वसन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में समूचे देश से हमारे श्रोता भाग ले सकते हैं। हमारी फोन लाइन सब खुल चुकी हैं। आप सभी की कॉल्स का हमें इंतजार है। हमारा स्टूडियो का नंबर एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, 011 यानी दिल्ली का कोड, और हमारा नंबर है 23314444। दूसरा नंबर है 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050। इन नंबर्स पर आप फोन करके हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप दोनों ही मेहमानों का कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आज हमारा टॉपिक है, यानी कि प्रदूषण, जो लगातार हम देख रहे हैं, दिल्ली की अगर बात करें तो काफ़ी बढ़ा हुआ हमें नज़र आता है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी लग रहा है कि यहाँ काफ़ी स्थिति उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए। फिलहाल वायु प्रदूषण और प्रभाव शमन पर जब हम चर्चा करेंगे तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि वायु प्रदूषण से जो समस्याएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा किसे होती है और किस तरह की होती हैं? देखिए, वायु प्रदूषण से सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। जी। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम सांस ले रहे हैं, जो हवा है, उसके अंदर अगर वो शामिल हो जाती है और हमारे को नुकसान पहुंचाती है तो उसको हम प्रदूषण शब्द बोलते हैं। और ये प्रदूषण जो है वो बहुत सी चीज़ों से हो सकता है, चाहे वो डस्ट हो, पार्टिकुलेट मैटर हो, गैसेस हों, और इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं जब हमारे शरीर पे जाती हैं तो उसका असर होता है। मैं सीधा सा आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा। जैसे हम होली में रंग फेंकते हैं तो अगर आप वहाँ खड़े हो तो आपके सारे शरीर पे वो रंग लगता है। वो रंग आपकी आँख में, नाक में, सांस के द्वारा मुंह में, शरीर पे, चमड़ी में, सब जगह जाता है। ये वाला जो रंग है वो आपका वो जो पार्टिकुलर है, गुलाल है, वो आपको दिखता है। लेकिन जो हवा में जो कण है, जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या PM 2.5 कहते हैं, वो इतना छोटा है कि वो हमारे शरीर में सांस के द्वारा प्रवेश करता है और हमारी सांस की जो सबसे छोटी से छोटी नलकी है या धमनी है, वहाँ तक पहुँच जाता है और उसका असर दिखाता है। तो इसी प्रकार से सारे शरीर में उसका असर होता है। वो असर जो है आँख पे भी होता है। आपके आँख पे खुजली होती है, नाक पे खुजली होती है, आपको खांसी होती है, आपको सांस की नलिकाओं में सूजन आती है, आपको जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एस्मा, COPD जो व्यक्ति हैं उन लोगों को उसको नुकसान पहुंचाती है या वो क्रिएट करती है। आपके लंग्स में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। और ये केवल सिर्फ सांस के रोगों को ही नहीं बल्कि शरीर के और अंगों पे भी इसका पूरा प्रभाव होता है। देखने में आया है कि यही पार्टिकुलर 2.5 मैटर जो है वो आपके हार्ट को भी नुकसान करता है, जो कि हार्ट अटैक्स की संभावना बढ़ जाती है, स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है, कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। और मज़ेदार बात यह है कि ये जो पार्टिकल इतना छोटा है, इससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं। ये पार्टिकल जो है वो खून की धमनियों द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं और पूरे शरीर को नुकसान करते हैं। तो कैंसर किसी भी अंग में हो सकता है, ब्रेन में जाके नुकसान करता है, तो ब्रेन में भी जिसको कहते हैं हम तकलीफ़ें पैदा हो सकती हैं। आपकी कॉग्निटिव, आपकी रीडिंग स्केल, आपकी पढ़ने लिखने की क्षमता कम हो जाती है। आपकी जो चमड़ी है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर प्रभाव पड़ता है। और जो बच्चे अगर जैसे कि प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उन पे के अभी जो बच्चे पैदा भी नहीं हुआ उन तक प्रभाव पड़ता है। तो कहने का अर्थ है ये जो प्रदूषण है वो हमारे ऊपर, शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है और काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। जी। मुकुल सानवाल जी, अगर दिल्ली की हम बात करें तो आज दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 353 दर्ज किया गया, जो कि काफ़ी खराब श्रेणी में माना जाता है और पिछले कई दिनों से ये स्थिति बनी हुई है। तो पर्यावरण की ये स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दिल्ली, लॉस एंजलिस अमेरिका में और बीजिंग चाइना में 3 बड़े शहर ऐसे हैं जिनकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण प्रदूषण का प्रभाव और अधिक होता है अन्य शहरों के तुलना में। दिल्ली में आप देखेंगे कि पहाड़ चारों तरफ हैं, इसके हिमालय है, कुछ अरावली का प्रकोप है, थार डेजर्ट से, रेगिस्तान से रेत आती है। और जाड़े के समय जब तापमान घटता है तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है कि जिससे ये जो अभी आपने सुना
कि ये 2.5 आगे बढ़ जाता है, जिसको हम स्मॉग भी कहते हैं, धुंध कहते हैं, जो सुबह के समय आप देखेंगे कि धुंधलापन सा रहता है, वो इस सब का प्रकोप है। अब वो ये शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत अधिकतम देखा गया है, ये गाड़ियों के जो एग्जॉस्ट होता है, जो धुआं निकलता है, वो पूरी तरह से जल नहीं पाता, कंबस्शन नहीं होता है उसका। कुछ आप ज़्यादा अगर पुरानी गाड़ियां हैं तो आप देखेंगे काला धुआं भी आता है जी। ये सब उसी जो है इसका सोर्स कहिए या शुरुआत वहीं से होती है। अब गाड़ियों की संख्या दिल्ली में पिछले 4-5-6 साल में दुगनी हुई है, आबादी बढ़ी है और लोगों की आय बढ़ी है। जैसे जैसे आबादी आय बढ़ती है, लोग गाड़ियों की तरफ जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि ये देखा गया है कि हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार के लिए एक गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है जी। गरीब से गरीब चाहता है कि मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीद लें। कुछ आम आय बढ़ती है तो वो गाड़ियों की तरफ जाता है। तो ये जब तक हम इस चक्र को हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक इसका हल निकलना मुश्किल है। और एक कोशिश की गई थी कि बसों की संख्या बढ़ाई जाए, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाए, गैस गाड़ियों को गैस की तरफ डाला जाए, घर में कुकिंग गैस का किया गया है। वो सब किया है सरकार ने बहुत कुछ किया है, पर आबादी इतनी बढ़ी है, आय इतनी जल्दी से बढ़ी है कि वो भी कम हो गया है। मुकुल जी, हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे साथ में 2 श्रोता हैं, जिनमें पहले हमारे इंदौर से हैं अनिल कावाचाली जी। अनिल जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। प्रश्न पूछिए आपका। आप सभी को हमारा नमस्कार जी। नमस्कार। हमारा सवाल है, आज का जो विषय है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के हम देखते हैं काफी सारे नुकसान होते हैं, तो ये जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर कैसा बुरा असर पड़ता है अगर, क्योंकि जैसे दिल्ली जैसे शहर में वायु तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में अधिक सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है जी। तो मनुष्य को अपने स्वास्थ्य की रक्षा इस प्रदूषण से बचने के लिए कैसे करना चाहिए? शुरुआत में ही मैंने आपसे सवाल पूछा था, लगभग वही सवाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, प्रदूषण का जो असर है वो सभी व्यक्तियों पे समान रूप से नहीं होता है। कुछ व्यक्ति को ज़्यादा इनका असर होता है। एक सामान्य व्यक्ति को जो नुकसान है मैंने आपको बताया, लेकिन ये नुकसान उन लोगों में कहीं ज़्यादा होता है जो कि ससेप्टेबल होते हैं, जैसे कि 5 साल से कम वाले जो बच्चे होते हैं, या फिर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनको किसी प्रकार की बीमारियां हैं पहले से, जैसे कि सांस की रोग है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, जो स्मोकिंग करते हैं उनकी वजह से फेफड़े में तकलीफ है, कैंसर के पेशेंट्स हो सकते हैं, या डायबिटीज़ या जो भी इस प्रकार के पेशेंट हैं जिनको पहले से कोई तकलीफ चल रही है, या फिर वो व्यक्ति जो कि ऑक्यूपेशनली ज़्यादा इस पे इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप रिक्शा जो चलाने वाले व्यक्ति हैं, ऑटो चलाने वाले व्यक्ति हैं, जो ट्रैफिक के इंस्पेक्टर्स हैं, जो रोड पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो इनको ज़्यादा एक्सपोजर होता है, ऐसे व्यक्तियों को इनकी तकलीफ ज़्यादा होती है। और ये तकलीफ जो है वो मेनली रेस्पिरेटरी होती है, लेकिन मैंने बताया कि किसी भी अंग पे इसका असर हो सकता है। और ज़्यादातर जो देखा गया है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है कि सांस का रोग, यानी कि खांसी, सांस फूलना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि निमोनिया जैसी वस्तु हो जाना, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का हो जाना, या फिर लंग कैंसर का हो जाना। तो ये जो जानलेवा बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा है। और ये भी माना गया है कि इनसे, एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा डेथ होती है। WHO के आंकड़ों के अनुसार 2012 में ही लगभग 70 लाख लोगों की व्यक्तियों की मृत्यु इस कारण से मानी गई थी। और सबसे पहला जो एग्जाम्पल था वो, जैसे भी मुकुल जी ने बताया कि स्मॉग होता है, तो लंदन में 1952 में जो स्मॉग हुआ था, जिसमें कि 4 दिन के स्मॉग इसको बोलते हैं, जिसमें कि फॉग होता है, यानी कि पानी के कण होते हैं, जिसमें साथ में स्मोक मिलके होता है, जो सुबेरे के सुबेरे आपने एक धुआं देखा होगा। तो उस स्मॉग की वजह से लगभग 4000 मौतें मानी गई थी उस समय हुई, और 2020 में आंकड़े जो है रिवाइज करके 12000 डेथ्स बताई गई। तो केवल 4 दिन के स्मॉग से ही 12000 डेथ। तो ये मान सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में या और शहरों में जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अगर मैं एग्जांपल में दूं, आप केरला जैसी जगह जाएंगे जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है, वहाँ पे जो लाइफ है, एक्सपेक्टेंसी है, वो दिल्ली से कहीं ज़्यादा है। दिल्ली में ये मानते हैं कि जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से एक व्यक्ति की औसतन उम्र जो है, आयु जो है, वो लगभग 11.9 वर्ष कम हो चुकी है। और अगर हिंदुस्तान के आंकड़े आप देखें तो 2023 में हम मानते हैं कि एवरेज जो लाइफ है हमारी 70 साल है, और केरला में वो 77 साल है। तो उसी से मान सकते हैं कि पॉल्यूशन का असर कितना है। हमारी जो इन जनरल पॉल्यूशन की वजह से आय जो है वो तकरीबन 5.3, आयु हमारी 5.3 ईयर्स कम हो चुकी है। तो अगर हम इस पॉल्यूशन के विषय में कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे
और जो कि बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हमको जागरूक होने की आवश्यकता है, तो नुकसान हम अपने और अपने बच्चों का कर ही रहे हैं। और हमारे दूसरे श्रोता है दिल्ली से संजय। संजय जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार निखिल सर, और नमस्कार। विशेषज्ञ सर को भी हमारा नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि हमारी सरकारें जो होती हैं समाधान देती है, उससे पहले जुर्माने वगैरह की व्यवस्था करने लग जाते हैं। जैसे किसानों के पराली वगैरह का होता है, सुनने में आता है इससे बहुत खाद वगैरह बन सकते, बहुत सारी चीजें कर सकती है। किसानों को इसके बारे में ज्यादा पता होगा नहीं पता होगा, हमें नहीं पता, लेकिन सरकारें इसमें उनकी परालियां ले लेती हैं और फिर सरकारें कुछ करती हैं। मेरा यही सवाल। मुकुल जी, ये मतलब जो तरीके हैं प्रदूषण से बचने उनके बारे में बात करें और जागरूकता के बारे में विशेष तौर पे बात कर रहे हैं। देखिए, जागरूकता के बारे में तो जो आपने सवाल पूछा बहुत ज़रूरी ये है कि ये जाड़े के महीने में ज़्यादा समस्या बढ़ती है। तो ये कहा गया है कि सूर्योदय के पहले या शाम को जब टेम्परेचर या तापमान और घटता है तब इसकी समस्या बढ़ती है, तो उस समय बाहर ना निकलें। और जैसे आप कह रहे थे कि जो जनसाधारण भी निकलता है तो धूप आने के बाद ही निकलता है और धूप ढलने में घर पहुंच जाता है, तो इसकी वजह से दिन के तापमान में उतनी समस्या नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर स्वास्थ्य ठीक है, स्वस्थ लोग हैं, तो उससे भी कुछ असर पड़ता है। अब आप देखेंगे कि देहात के क्षेत्र में बहुत पहले से गुड़ का सेवन किया जाता था। ये कहा गया है कि गुड़ के सेवन से कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फायदा होता है, कुछ अच्छा असर होता है सेहत पर। इसी तरह से इसका प्रमाण ये मिलता है कि शहरी क्षेत्र में इस प्रदूषण का ज़्यादा प्रभाव है, देहात के क्षेत्र में इस प्रदूषण का कम प्रभाव है। तो इस तरह से अगर हम मिश्रण के रूप से देखते हैं तो धीरे धीरे हमारे बदन को भी कुछ आदत पड़ जाती है। अगर हम परिश्रम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सही तरह से खाना पीना रखते हैं, तो कुछ अपने संयम रखते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि भाई सिगरेट पिएंगे तो ज़्यादा असर होगा, तो ये ज़रूर है कि समस्या बहुत विकट है, पर इतनी विकट नहीं है कि हमारे दैनिक जीवन में हम इसका कुछ रोक नहीं लगा सकते हैं या कुछ इसका प्रभाव कम नहीं कर सकते हैं। कोशिश यही करनी है कि प्रभाव को कम करा जाए। और रवि जवालिया जी हैं हमारे साथ में अगले श्रोता। रवि जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, मैं रवि जवालिया फ्रॉम गढ़वीरपुर हरिद्वार जी हूँ। जी हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, क्या जो हम बार बार समाचारों में सुनते हैं कि दिल्ली में वायु का गुणवत्ता सूचकांक कम स्तर पे या ज्यादा स्तर पे, सर इसका माप कैसे ली जाती है सर? मैं महोदय जी से जानना चाहता हूँ। जी मुकुल जी, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। देखिए, आप हरिद्वार में रहते हैं, गंगा जी के किनारे हवा अच्छी चलती है, तो आपको ये महसूस नहीं हो सकता है कि दिल्ली में क्या हालत है, क्योंकि दिल्ली में उतनी हवा नहीं चलती है। जिस दिन हवा चलती है तो ये प्रदूषण भी बिखर जाता है। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी ये है कि अगर आसपास जंगल का इलाका है तो कुछ प्रदूषण उसमें भी समा जाता है, कुछ उसकी वजह से हवा भी अच्छी रहती है। तो असल में हमको ये देखना है कि शहरी क्षेत्र के अंदर, घने शहरी क्षेत्र में, एक जो हमारा साधारण पर्यावरण कहिए या जो साधारण दैनिक जीवन के साथ आब हवा जिसको कहते हैं, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो गाड़ियों की संख्या भी एक छोटे सीमित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। तो इस सब को देखते हुए यही है कि सरकार ने भी ये बात कही है कि जब ज़्यादा प्रदूषण होगा तो दैनिक जीवन को कम करो। यहाँ दिल्ली में भी ग्रैब करके स्टेज 1, 2, 3 की लगाई गई है कि जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो कुछ चीज़ों पर रोक लगा देते हैं। जब और ज़्यादा बढ़ता है तो कहते हैं कि बच्चों को स्कूल मत भेजो। पर मुख्य चीज़ ये है कि आप हरिद्वार में रहते हैं, अच्छी आब हवा है, बड़े शहर से दूर रहिए। जाड़े के समय दिल्ली के लोग भी बड़े शहर को छोड़ के बाहर जाते हैं, तो आपको इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए। पलवल हरियाणा से हमारे अगले श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर है, यश कालरा। यश जी, आपका सवाल क्या है? तो मेरा सवाल है कि एक आम नागरिक किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है प्रदूषण को कम करने में।
जी मुकुल जी, देखिए, आपने तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है आपने उठाया है कालरा जी, क्योंकि इसका कारण हम ही हैं और हम ही इसको भुगत रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ इसको, जरा आप गौर करिए कि अगर अधिकांश प्रदूषण गाड़ियों की संख्या से होता है, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, तो इसका प्रयोग कौन करते हैं? हम ही लोग ही तो करते हैं। ट्रक चलती हैं तो हमारे लिए भी गल्ला लाती हैं या हमारा सामान ढोती हैं। हम स्कूटर गाड़ी में कहीं जाते हैं तो हम ही चलाते हैं, हमारा परिवार चलाता है। तो इसको रोक लगाने के लिए अगर हम इस समस्या को, अगर इसको जड़ से ख़त्म करना है या कम करना है, तो एक व्यवस्था ये की गई है कि बसों की संख्या इतनी बढ़ाई जाए कि लोगों को आवश्यकता ही ना पड़े अपनी गाड़ी चलाने के लिए। अधिकांश लोग जो हैं बड़े शहर में, काला जी आपने देखा होगा कि पलवल से दिल्ली आते हैं, गुड़गांव से दिल्ली, नोएडा से दिल्ली आते हैं, तो दफ्तर आना जाना ही रहता है 5 दिन हफ्ते में। अगर बसों का प्रयोग बढ़ जाता है तो 4-5 दिन हफ्ते में अगर अपनी गाड़ियों को नहीं निकालेंगे लोग, सिर्फ शनिवार इतवार को कभी बच्चों के साथ घूमने जाना है, कुछ लोग निकालेंगे, कुछ लोग नहीं निकालेंगे, तो जो स्तर है वो घट जाएगा। पर समय यह आई कि हम ही भुगत रहे हैं जिसका हम कारण हैं। जी, आगरा से राजू लवानिया जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। राजू जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी निखिल जी नमस्कार। नमस्कार। और विशेषज्ञ मोदियों को मेरी तरफ से नमस्कार जी, प्रश्न पूछिए। मैं ये जानना चाहता कि जो हमारे जो अभी जो आगे पैदा होने वाले बच्चे हैं जी, उन पर इस प्रदूषण का क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अभी हमारे बहुत से जगह प्रदूषण की हालत इतनी खराब है, तो जो आने वाले बच्चे हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं आए हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी डॉक्टर नीरज। देखिए, पोल्यूशन के स्तर का सीधा सीधा संबंध जो है सेहत से है। आप जानते हैं कि WHO ने एक गाइडलाइन निकाली है कि पोल्यूशन का स्तर इंडिया के लिए कम से कम 40 से कम रखें तो ज़्यादा बेहतर है, और हम लोग बात कर रहे हैं 400 की। क्या आंकड़े हैं बताने के लिए? हमने ये एक नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में एक स्टडी हुई जिसमें उन्होंने ये पाया कि अगर पोल्यूशन का स्तर केवल 10 है तो भी बच्चों की रीडिंग यानी कि पढ़ने लिखने की क्षमता और उनकी मैथमेटिक्स यानी कि कैलकुलेशन करने की क्षमता दोनों ही कम हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर पोल्यूशन का एक्सपोजर बच्चों को होगा तो उनकी क्षमता केवल सांस की ही नहीं, दिमाग की भी क्षमता कम हो जाती है। तो जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं या जो अभी होंगे पैदा, उनके लिए हम जो दे के जा रहे हैं धरोहर एक पोल्यूशन की, वो उनके लिए बहुत नुकसानदायक है और हमें आवश्यक है कि इस विषय में हम जागरूक हों। जैसा भी आपको बताया गया कि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किस प्रकार से पोल्यूशन कम करें, यानी कि अगर व्हीकल का इस्तेमाल कम कर दें, जलाएं ना, बायो फ्यूल जो होता है उसका प्रयोग कम कर दें, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, डस्ट कंट्रोल करें, अंदर बाहर अपना सफाई जिस प्रकार हम करते हैं उस पर ध्यान रखें, रोड्स पे डस्टिंग मतलब डस्ट ना हो, तो काफ़ी हद तक इसका प्रभाव पड़ सकता है। जयपुर से प्रमोद सिंह जी अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं हमसे। प्रमोद जी पूछिए सवाल आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्रश्न था कि जो ये प्लास्टिक जलाते हैं जिसमें विषैला गैसेस बनती, तो इसके बारे में दुष्परिणाम आप सबको एजुकेट कीजिए प्लीज मेरी जी मुकुल जी। देखिए, प्लास्टिक भी कई किस्म के होते हैं और प्लास्टिक जलाने का काम भी कई तरह के लोग करते हैं। ये पाया गया है कि अगर बहुत ऊंचे तापमान पर प्लास्टिक जलाया जाए तो उससे नुकसान बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो सारा ही जल जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ये भी देखा गया है कि प्लास्टिक या अन्य पदार्थ इस तरह के लोग बीन लेते हैं गरीबी के कारण, किसी और प्रयोग में डालते हैं, कुछ करते हैं, इसका अलग चला जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि प्लास्टिक थैले बैन करने या ख़त्म करने की बहुत कोशिश की सरकार ने, वो नहीं हो पाया, क्योंकि अन्य स्थानों के बजाय हमारे यहाँ जो लोग काम करके घर वापस जाते हैं तो थोड़ी बहुत सब्जी खरीद के रात के खाने के लिए खरीदते हैं। आप देखेंगे कि जो चाहे बड़ा शहर हो चाहे छोटा शहर हो, जो रेडी लगी हुई है ताजे फल सब्जी की, शाम को लौटते हुए लोग 1-2 छोटा सा सामान ले लेते हैं ताकि रात में उसको पकाएं। हर एक के पास फ्रिजरेटर नहीं होता है रखने के लिए, क्षमता नहीं होती है, तो उनके लिए घर ले जाएंगे 2-4 थोड़ा सा सामान, तो प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो
इस समय सरकार ने भी कोशिश की कि प्लास्टिक बैग के स्थान पर जूट का किया जाए प्रयोग, पर वो महंगा पड़ता है, प्लास्टिक वो मुफ्त में देता है। तो इसमें यह है कि जैसे जैसे आय की स्तर बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, और आय की स्तर बढ़ने का ये भी है कि हर एक के घर में फ्रिजिडेयर होगा या कुछ ऐसी चीज़ होगी जो बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक के यहाँ होगा या कल होगा, परसों होगा, पर बढ़ रहा है उसका प्रयोग, तो वो भी फिर हफ्ते में एक बार खरीदेगा सब्जी। तो इस तरह से ये एक सामाजिक समस्या है और समाज का स्तर बढ़ने से ही इस पर असर पड़ेगा। जी, इस बीच थाने महाराष्ट्र से हमारे रेगुलर लिसनर हैं गुरुनाथ जी, वो जुड़े हमारे साथ फोन लाइन पर। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए आपका। हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्ते, सवाल क्या है आपका आज? जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर, मतलब हमारे गवर्नमेंट, मतलब हमारे देश में दिन ब दिन जो व्हीकल जो की संख्या तो बढ़ ही रहे, लोक संख्या भी, आबादी भी बढ़ रहे। सर ये जो गवर्नमेंट मतलब स्टैंड लिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा मतलब बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, लेकिन देखा जाता है कि लोग मतलब गाड़ी खरीदते समय जो डीजल पेट्रोल पे ही ज्यादा मतलब गाड़ी ये जो अपना इलेक्ट्रिक और ये जो सीएनजी पे चलने वाली गाड़ी कम मतलब दिखती है। और मेरा दूसरा सवाल है सर, ऐसा कुछ नियम बन सकता है कि मतलब एक ही परिवार में जो 2-3-4 गाड़ियां देखी जाती है, एक गाड़ी से काम चलता है, वहाँ 3-4 गाड़ियां देखी जाती है, खरीदते हैं लोगों की आमदनी बढ़ गई है। तो जी गुरुनाथ जी, नियम बड़ा बन सकता है कि मतलब कुछ एक ही परिवार में 1-2 गाड़ी है। थैंक यू। देखिए, दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए गुरुनाथ जी, कि पिछले 8-10 साल में सीएनजी गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ी है, क्योंकि जैसे जैसे सुविधा बढ़ाई सरकार ने कि और जगह आप इसमें सीएनजी को भर सकते हैं, ज़्यादा लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। गाँव बाहर ले जाएंगे तो वहाँ भी पेट्रोल पंप में सीएनजी के पेट्रोल पंप खोले गए हैं, ट्रकें भी अब सीएनजी में चल रही हैं, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आपका कहना सही है कि उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक तौर से पूरी ही नई व्यवस्था करनी होगी। जितनी व्यवस्था पेट्रोल डीजल के लिए की गई है, उतनी ही व्यवस्था सीएनजी के लिए करेंगे, तभी इसमें कुछ फ़ायदा होगा। इधर सरकार ये सोच रही है, क्योंकि सीएनजी या पेट्रोल ये हमको विदेश से लाना पड़ता है, 80% हमारा ये पदार्थ विदेश से आता है, तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे बिजली की तरफ इसको ले जाएं। अब आप दिल्ली में ही देखेंगे कि बिजली की गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है, पर नई चीज़ आई है, कहते हैं कि 8 साल बैटरी चलती है। लोग सोचते हैं कि 8 साल के बाद फिर बदलनी पड़ेगी, महंगा पड़ेगा, पता नहीं कैसे चलेगी, अच्छी चली नहीं चली। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर इसमें समय लगेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि जितनी तेज़ी से भी हम इस नए चीज़ को लाएंगे वो भी कम होता है। पर मुझे विश्वास ये है कि अगर आप 8-10 साल में देखेंगे तो हो सकता है कि जितनी गाड़ियां बिक रही हैं उससे आधे से ज़्यादा बिजली की गाड़ियां होंगी। जी डॉक्टर नीरज, ऐसे समय में लोगों को किस तरह से अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक तो पहली बात जैसे बताया गया कि अक्टूबर से जनवरी फरवरी जो भी ये ठंड के मौसम रहते हैं, इन दिनों में सबसे ज़्यादा ठंड की वजह से पॉल्यूशन जो है नीचे आ जाता है, स्मॉग के रूप में अर्ली मॉर्निंग और आपको लेट इवनिंग में मिलता है। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे समय में जब स्मॉग होता है तो आप सुबह घर से बाहर ना निकलें। कोशिश करें कि जो लोग व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या एक्सरसाइज करने जाते हैं तो वो तब जाए जब थोड़ा सा सूर्य आ जाता है और ये फॉग थोड़ा ऊपर लिफ्ट हो जाता है। दूसरी बात है कि अगर आपको जानना या घर से निकलना आवश्यक है तो कोशिश करें कि मास्क लगाएं। मास्क जिसका अगर आप सोचें कि कपड़े का मास्क, सर्जिकल मास्क से काम हो जाएगा, वो कोविड में शायद थोड़ा बहुत कारगर हुआ करता था, लेकिन एयर पोल्यूशन के टाइम पे बिल्कुल भी कारगर नहीं होता है। इसके लिए आप N95 या N99 मास्क ही लगा सकते हैं। आजकल फिल्टर वाले मास्क भी आते हैं जो कुछ हद तक आपको इस बात से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और तीसरी बात है, अगर ऐसे व्यक्ति जो घर में रहते हैं या जो बीमार हैं, व्यक्ति जिनको सांस की तकलीफ है, वो कम से कम अपना इस बात का ध्यान रखें, अपना दवा समय से लेते रहें और कोशिश करें कि खिड़की दरवाजे अपने बंद रखें ताकि पोल्यूशन जो है घर के अंदर कम से कम प्रवेश करे। आप 12 से 4 बजे के बीच में अपनी खिड़कियां, दरवाजे खोल सकते हैं ताकि थोड़ा बहुत जो हवा आपको चाहिए, फ्रेश एयर आपको तब मिल जाए। और अगर आप कुछ लोग जाते हैं कि एयर फिल्टर या एयर प्योरीफायर लगाने से भी कुछ क्या लाभ हो सकता है, वो लाभ
ये कह दीजिए, वैसे WHO की स्टडी ने कहा था कि कुछ लाभ नहीं होता है, लेकिन कोई एविडेंस ना मिलना इसका कारण ये नहीं है कि वो बिल्कुल नाकामयाब है। लेकिन हम मानते हैं कि जो व्यक्ति जिनको सांस की तकलीफ है वो एयर पोल्यूशन से बचना जिनके लिए ज़रूरी है, वो अपने घर के गेट के दरवाजे बंद रखें, एयर प्योरीफायर ज़रूर यूज़ करें, उसके अंदर HEPA फिल्टर होना आवश्यक है, और सिर्फ हर समय ही वो चलता रहना चाहिए। ये नहीं है कि जब आप कमरे में प्रवेश करें तभी उसको ऑन करें, तो हर समय चलता रहना चाहिए ताकि उस कमरे की जो एयर क्वालिटी है वो साफ़ रहे, और कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। दिवाली के समय जैसे कि हम लोगों सबको ये कहते थे कि बहुत तकलीफ़ हो जाती है, तो और आज भी अगर आप देखें तो 15 से 20% जो लोगों को खांसी जुकाम बढ़ा हुआ है वो सीधा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। मेरठ से छोटेलाल जी अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं हमसे। छोटेलाल जी, स्वागत है, प्रश्न पूछिए। जी, मैं सबसे पहले जो भी पैनलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा विषय उन्होंने चुना है, और आज के समय में इस विषय की बहुत ज्यादा ही प्रासंगिकता है। मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग शहर या महानगर में रह रहे हैं वो लोग वायु प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं? उनको कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिनके द्वारा वो वायु प्रदूषण से बच सकते हैं? अभी डॉक्टर साहब अभी हम यही जिक्र कर रहे थे कि अगर आप वायु प्रदूषण से बचना चाहते हैं तो जैसे पहले भी मुकुल जी ने बोला कि या तो आप शहर छोड़ के चले जाएं, अगर आपको शहर में रहना आवश्यक है तो आपको और निकलना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय में जब उसमें पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा रहती है तो कम से कम आप मास्क लगाइए, N95 मास्क लगाइए, और अपना डाइट का, अपना एक्सरसाइज का, योगा का ध्यान रखिए ताकि एक जनरल जो है आपकी सेहत भी आपकी अच्छी रहनी चाहिए। जितना कम आप एक्सपोजर करेंगे उतना अच्छा है। अगर आपको कोई सांस के रोग हैं तो उसका आप समय रहते इलाज कराइए और अपनी दवा जो है बिल्कुल लेते रहिए समय समय से। शिमला बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहां से राकेश हमारे अगले श्रोता हैं। राकेश जी, आपका सवाल क्या है? सर, मेरा सवाल ये, जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में घास वगैरह होता है, जैसे कूड़ा कचरा, अब उसको जलाते हैं, लेकिन उससे जो है वायु प्रदूषण बढ़ता है। तो मेरा सवाल ये है कि जो उस प्रणाली को हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, हम क्या करना चाहिए? मुकुल जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए राकेश जी, आप शिमला में रहते हैं, मैं भी पहाड़ का रहने वाला हूँ। पहाड़ में हवा वैसे ही अच्छी खासी चलती है, और अब शिमला शहर का अगर कूड़ा जल रहा है तो वो गलत है, पर अगर किसी गांव में थोड़ी बहुत जलन होती है, क्योंकि आप तो जानते हैं जंगल में भी आग लगती थी, थोड़ा देर बुझ जाती थी, तो वो भी एक प्राकृतिक रूप से होता है। समस्या तब आती है कि जहाँ घनी आबादी है, जैसे शिमला शहर है, और शहर का कूड़ा कहीं जाके जलाया जाए और हवा ना हो, तो वो कूड़ा, वो जो धुंध है, धूल है, सूट है, जो काला उसमें पदार्थ है, वो वहीं समा जाता है, अंदर नीचे गिर जाता है और हमारे फेफड़ों में जाता है। तो ये प्रश्न इसमें ये है कि शहरों में कूड़ा होगा, कहाँ जलाया जाता है, किस तरह से जलाया जाता है। आधुनिक तरह से जलाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अभी तमाम बातें हुई, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये होता है कि इनसे बचाव किस तरह से किया जाए। नॉर्मल तरीके से हम लोग अवॉइड करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, डेली लाइफ में कैसे क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अब मैंने आपको बताया कि प्रदूषण का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों में होता है जिनकी की सेहत पहले से ही थोड़ी कमज़ोर होती है। असर तो सभी व्यक्तियों पर पड़ता है, चाहे हेल्दी हो। तो इसलिए सबसे पहला आवश्यक है कि आप अपने खान पीन पे, अपनी जनरल जो सेहत है उस पर ध्यान रखें। योगा आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज फिटनेस आप कर सकते हैं। आपने जो एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फ्रूट होते हैं, जिनको कि जैसे पौष्टिक आहार जिनमें कि ताज़ा फ्रूट, ताज़े सब्जियां होनी चाहिए, तो जो बाज़ार की चीज़ें हैं वो ना खाएं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिससे आपकी सेहत कमज़ोर हो सकती है। और एक्सरसाइज करने का समय आप अपना उस हिसाब से देखिए कि जब ठंड कम हो, धूप निकले तब बाहर निकलिए। जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है। प्रदूषण असर करेगा ही आप पे, अगर आपको अवॉइड करना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। और फिलहाल कार्यक्रम में हमारा बहुत समय नहीं बचा हम लोगों के पास, तो मुकुल सानवाल जी और डॉक्टर नीरज गुप्ता, मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने चर्चा में भाग लिया, हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम कैसा lगा, इस बारे में आप हमें AIRNSDtalks@gmail.com पर लिख करके भेज सकते हैं, और दोबारा सुनने के लिए इस कार्यक्रम को newson.air.gov.in पर आप जा सकते हैं। फिलहाल निखिल को दीजिए इजाजत कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की। अगले सोमवार रात 9:30 बजे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।